गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर क्लास का अध्याय नंबर 4 चल रहा था। अध्याय नंबर 4 जिसके अंदर अपन ने पिछली क्लास तक आयन विनिमय के अंदर पढ़ लिया था। धनायन विनिमय क्षमता का पूरा धनायन विनिमय ये चैप्टर चल रहा था। अपने चैप्टर नंबर 4 धनायन विनिमय आयन विनिमय चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि धनायन विनिमय क्षमता तथा मृदा उर्वरता, इन दोनों चीज़ों के अंदर क्या संबंध होता है, इसके बारे में पिछली क्लास में अपन ने पूरी डिटेल से बात कर ली थी। कि पहले अपन ने पढ़ा था कि मृदा अगर कैल्शियम आयन की सांद्रता ज़्यादा है मृदा के अंदर, पहले तो अपन ने ये पढ़ा था कि धनायन विनिमय क्षमता की मृदा के अंदर क्या उपयोगिता है, कि जैसे पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता है, उसी प्रकार मृदा के अंदर भी क्या है, धनायन विनिमय क्षमता की उपयोगिता है। फिर अपन ने पढ़ा कि अगर मृदा के अंदर कैल्शियम आयन की अधिकता है तो वो मृदा क्या होगी, 4 पॉइंट के अंदर अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अगर कैल्शियम आयन की अधिकता है तो वो मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी, है ना। इसके बारे में बात की थी कि कैल्शियम आयन की अधिकता है तो वो मृदा उपजाऊ रहेगी, वातन अच्छा करेगी, सारी चीज़ें उसके अंदर सुनिश्चित रहेगी। अगर मृदा के अंदर H+ आयन व Al3+ एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयन की अधिकता होगी तो वो मृदा क्या रहेगी, आपकी अम्लीय रहेगी, और वो अम्लीय एवं वो उपजाऊ कम रहेगी, है ना, कम उपजाऊ होगी। ये बात की थी दूसरी। फिर उसके बाद में अपन ने बात की कैल्शियम आयन, इसके अलावा अपन ने बात की सोडियम आयन की अगर अधिकता है तो वो मृदा क्या होगी, आपके क्षारीय होगी, और उसके अंदर वो भी क्या होगी, कम उपजाऊ होगी मृदा। और ज़्यादातर ये अपन ने बात कर ली थी इसके बाद में कि सबसे ज़्यादा मृदा के अंदर क्या होना चाहिए, कैल्शियम आयन अगर अच्छा है तो वो मृदा उपजाऊ क्षमता उसकी अच्छी रहेगी और मृदा की उर्वरता बनी रहेगी। ये अपन ने बात कर ली थी पिछली क्लास तक। आज अपन बात करते हैं एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा और आज आपकी लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर की, ठीक है ना। तो आज अपन शुरू करते हैं इसके आगे प्रतिशतता बेस संतृप्ति के बारे में बात करेंगे कि मृदा का प्रतिशतता बेस संतृप्ति क्या होता है, इसके अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो पिछली क्लास तो अपन ने पढ़ लिया था यहाँ तक। आगे अपन शुरू करते हैं इसके आगे मृदा का प्रतिशतता बेस संतृप्ति। अगला टॉपिक है आपके मृदा का प्रतिशतता बेस संतृप्ति। मृदा का प्रतिशतता बेस संतृप्ति ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है हमेशा इसके अंदर से, है ना। मृदा का प्रतिशतता बेस संतृप्ति के बारे में कि मृदा प्रतिशतता बेस संतृप्ति क्या होती है, इसी प्रतिशतता बेस संतृप्ति से संबंध यही है कि मृदा के अंदर आयनों का आदान प्रदान, आयन के द्वारा मृदा के अंदर क्या परिवर्तन होता है उसके द्वारा। जैसे अपन ने पढ़ा कि मृदा के अंदर क्या होते हैं, मृदा पर आवेश कौन सा होता है, शुरू में ही पढ़ लिया था कि मृदा के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, ऋणावेशित होती है मृदाएं। अब ये ऋणावेशित मृदा किस आयन को अधिशोषित करेगी अपने अंदर, मृदा अधिशोषित किसको करेगी, धनावेश को अधिशोषित करेगी या फिर धनायनों को अधिशोषित करेगी। तो अधिशोषित धनायनों से क्या होता है मृदा के अंदर, मृदा पर अम्लता और क्षारता पर क्या होता है, अपन ने बात कर ली कि अब मृदा ऋणावेशित होती है, कण उसके ऊपर ऋणावेश होता है, ह्यूमस हो चाहे कुछ भी हो, है ना, कोलाइड हो, सभी ऋणावेशित होती है। तो अधिशोषित कौन सा आयन होंगे, उसके ऊपर धनावेशित आयन क्या होंगे, अधिशोषित होंगे। अब अधिशोषित धनायन होंगे तो उससे क्या होगी, मृदा के अंदर मृदा या तो अम्लीय होगी या फिर क्या होगी, क्षारीय होगी। और अम्लीय और क्षारीय मृदा क्या होगी, अम्लीय और क्षारीय मृदाएं दोनों ही क्या होती है, कम उपजाऊ होती है ना। और उपजाऊ क्षमता किस मृदा की ज़्यादा होती है, उपजाऊ क्षमता ज़्यादातर मृदाएं उपजाऊ क्षमता हो किसकी होगी ज़्यादा, उदासीन मृदा की। अगर मृदा उदासीन है, जिसका pH क्या है 6.5 से 7.5 के मध्य है, तो वो मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी। ये अपन ने बात करी। तो अगर धनावेशी ज़्यादा अगर अधिशोषित होंगे तो या तो मृदा क्या होगी, अम्लीय होगी या फिर क्षारीय होगी, और दोनों ही कंडीशन में मृदा की क्या होती है, उपजाऊ क्षमता कम रहती है। ये अपन ने अभी तक क्लास में बात की। तो अब ये अगर अपन इसको मृदा के अंदर क्या है, प्रतिशतता बेस संतृप्ति का अनुपात अगर समान रहेगा, ना ज़्यादा ना कम, अगर निश्चित रहता है तो उसके अंदर मृदा की क्या होती है, उपजाऊ क्षमता बनी रहती है।
अब ये अधिशोषित धनायनों की किस प्रकार से होती है? अम्लीय मृदाओं के अंदर क्या होता है? अब अम्लीय मृदा के लिए उत्तरदायी 2 धनायन होते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। देखो बात करते हैं अपन अम्लीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी आपके धनायन होते हैं। एक तो होता है अम्लीय मृदा में उत्तरदायी धनायन होते हैं यहाँ पे किसकी प्रधानता के कारण? एक तो है H+ आयन हाइड्रोजन आयन की, तथा एक होता है आपके एल्यूमिनियम आयन की। अगर ये दोनों आयन ये क्या करते हैं मृदा के अंदर? अम्लता बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? अम्लता बढ़ाते हैं। ये दोनों धनायन क्या करते हैं मृदा के अंदर? अम्लता बढ़ाते हैं। अब हाइड्रोजन तो क्या होता है सीधे तौर पर अम्लता बढ़ाता है, मतलब सीधे अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो क्या होगी? उसके अंदर अम्लता बढ़ेगी। ये तो सीधी सी बात है। दूसरी बात करें अपन, एल्यूमिनियम आयन क्या करता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। मतलब क्या करता है एल्यूमिनियम? सीधा प्रत्यक्ष रूप में नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से। ये तो आपके अम्लता को क्या बढ़ाता है? प्रत्यक्ष रूप में बढ़ाता है। प्रत्यक्ष रूप में अम्लता बढ़ाता है हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या करता है? आपके अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से बढ़ाता है? इसकी 1-2 अभिक्रियाएं देखते हैं अपन। जो जल में क्या होता है? घुलित होकर एल्यूमिनियम आयन क्या करता है? जल में घुलित होकर क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ 1-2 अभिक्रियाएं कैसे बढ़ाता है मृदा के अंदर अम्लता बढ़ाने का कार्य कैसे होता है। बात करें अपन तो मृदा के अंदर अम्लता बढ़ाने का कार्य किस प्रकार से होता है? एल्यूमिनियम आयन का। तो एल्यूमिनियम आयन है, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर कितने धनायन होते हैं? अपन ने बात की कि 3 धनायन होते हैं। और वो जल में घुलने के बाद में क्या करता है? ये जैसे H2O के साथ में अगर घुलेगा तो क्या बनाएगा? ये H2O के साथ में घुलकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा। ये क्या देगा? आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा। और ये 2 धनायन हो गए प्लस H+ आयन देगा। H+ आयन क्या करेगा? रिलीज करेगा। आगे बात में अगर ये देखो प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से H+ आयन रिलीज करता है और H+ आयन बढ़ेंगे तो मृदा के अंदर क्या बढ़ेगी? आपके मृदा के अंदर अम्लता बढ़ेगी। H+ आयन बढ़ने से मृदा में अम्लता बढ़ेगी। और देखो यही अगर ये इसी को अगर अपन वापस लेते हैं Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड +2 की अभिक्रिया वापस अपन किससे करवाएं? जल से करवाते हैं। तो और क्या करेगा? ये और H+ देगा। जैसे AlOH2 बनेगा प्लस ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करेगा, है ना। OH H2O को अपन तोड़ते हैं तो क्या होता है? ये इस प्रकार से बनता है ना OH। तो ये H+ आयन तो रिलीज हो जाएगा और ये OH इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया? ये H+ आयन और रिलीज हुआ। इसी के अंदर भी यही प्रक्रिया हो रही है। ये H और OH, तो H+ तो रिलीज हो रहा है बाहर की तरफ और ये इसके साथ में जुड़ रहा है। आई बात समझ में? इसी की ओर देखते हैं अपन AlOH2, ठीक है। और ये एक 1+ है इसके ऊपर वापस अपन H2O की अभिक्रिया करवाते हैं। H2O को मैं अपन इसको तोड़ खोल कैसे लिखते हैं अपन? OH, है ना। तो ये वापस ये H+ तो रिलीज हो जाएगा आपके, ये OH इसके साथ में जुड़ेगा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? OH के अणु एल्यूमिनियम OH3 हो जाएंगे और एक और हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। तो जैसे जैसे ये हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे तो क्या बढ़ेगी? आपके मृदा के अंदर क्या बढ़ेगी? हाइड्रोजन आयन H+ आयन अम्लता को बढ़ाता है। आई बात समझ में? तो अप्रत्यक्ष रूप से एल्यूमिनियम आयन क्या करता है? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और ये हाइड्रोजन आयन मृदा में क्या बढ़ाता है? अम्लता बढ़ाता है। आई बात समझ में? तो धनायन क्या करते हैं मृदा के अंदर क्या करते हैं? अम्लता बढ़ाते हैं। आगे बात समझ में? एल्यूमिनियम की प्रक्रिया, हाइड्रोजन तो क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से अम्लता बढ़ाता है, लेकिन एल्यूमिनियम क्या करता है? आपके अप्रत्यक्ष रूप से अम्लता बढ़ाता है। जैसे ये जल में घुल गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना और ये H+ दे दिया। वापस इसी को अपन जल के साथ में और घोलते हैं तो H+ देता है। इसको वापस घोलते हैं तो जल के साथ में H+ देता है। कुल मिला के बात क्या है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बनता है जो अम्लता को बढ़ाता है। अब अपन बात करते हैं प्रतिशत बेस संतृप्ति किसे कहते हैं। जैसे अपना ये टॉपिक है ना प्रतिशत बेस संतृप्ति, ये किसे कहेंगे? अभिक्रिया समझ में आ गई। आगे बात करते हैं हम प्रतिशत बेस संतृप्ति से क्या है? प्रतिशत बेस संतृप्ति किसे कहेंगे? अपन परिभाषा लिख के बता रहा हूँ मैं पहले। अधिकांश धनायन जिन्हें अपन क्या कहते हैं? विनिमय भस्म कहते हैं। धनायनों को भस्म कहते हैं ना। अधिकांश धनायन, परिभाषा लिख के बता रहा हूँ मैं आपको। अधिकांश अन्य धनायन जिन्हें अधिकांश अन्य धनायन जिन्हें विनिमय भस्म कहते हैं,
मृदा में विनिमय भस्म कहते हैं मृदा को क्षारीय बनाते हैं। पहले तो अपन ने बात की कि अम्लीय बनाते हैं, इसके अलावा भी अन्य है, जैसे अम्लीय बनाने वाले तो हैं आपके H+ और Al3+। इसके अलावा भी खूब सारे धनायन हैं, वो क्या करते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, विनिमय भस्म कहते हैं। वो मृदा को क्या बनाते हैं, आपके क्षारीय बनाते हैं। वो मृदा को आपके क्षारीय बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं। और कोलोइडी संकीर्ण, कोलोइडी संकीर्ण मतलब कोलाइडी कण, मतलब कोलाइड मृदा का कोलाइडी पार्टिकल कोलोइडी संकीर्ण पर अधिशोषित मतलब कोलाइडी कण पर अधिशोषित, उसके ऊपर एब्जॉर्बेशन होने के बाद अधिशोषित कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्मों की प्रतिशत मात्रा को ही क्या कहते हैं अपन, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई मृदा के अंदर कि जैसे अभी अपन ने बात की, अब एल्यूमिनियम की अभिक्रियाएं देखी, तो उसमें क्या देखा अपन ने बात की कि मृदा के अंदर उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो उदासीन मृदा होगी वो उपजाऊ ज़्यादा होती है। आगे बात में, और अनउपजाऊ मृदा या तो अम्लीय मृदा है या क्षारीय मृदा है, दोनों ही क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। ये अपन ने बात कर ली पहले। और अम्लीय मृदा को बनाने वाले कौन से किस आयन की प्रधानता होगी, तो वो अम्लीय बनेंगे। तो अम्लीय मृदा को बनाने वाले आयन होते हैं आपके ज़्यादातर हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन। ये अपन ने अभी अभिक्रिया बनकर देख ली कि हाइड्रोजन आयन प्रत्यक्ष रूप से बनाता है, एल्यूमिनियम आयन अप्रत्यक्ष रूप से बनाता है। अब ये तो अम्लीय मृदा की हो गई। अब क्षारीय मृदा कौन से हैं, इन दोनों के अलावा अन्य कोई भी धनायन है जो जिन्हें अपन क्या कहते हैं, विनिमय भस्म कहते हैं, धनायनों को विनिमय भस्म कहते हैं, जो क्या करते हैं, मृदा को क्षारीय बनाते हैं। और ये मृदा के कोलाइडी कणों के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर अधिशोषित होकर विनिमय भस्मों की क्या करते हैं, प्रतिशत मात्रा को बढ़ाते हैं। विनिमय भस्मों की क्या करते हैं, प्रतिशत मात्रा को प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। अधिशोषित हो गए जितने वो धनायन हैं अधिशोषित हुए हैं, उन्हीं की मात्रा को अपन क्या कहते हैं, प्रतिशत बेस संतृप्ति। इनके अलावा जो भी धनायन हैं जो मृदा के ऊपर अधिशोषित हुए हैं उन्हीं की प्रतिशत मात्रा को, इनकी प्रतिशत मात्रा को अपन क्या कहेंगे, प्रतिशत मात्रा को अपन कहेंगे आपके प्रतिशत बेस संतृप्ति कहेंगे। आगे बात समझ में, इसका एक सूत्र भी अभी मैं वो आपको लिखवा दूंगा प्रतिशत बेस संतृप्ति का, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। तो परिभाषा हो गई कि अधिकांश अन्य धनायन विनिमय भस्मों की कोलाइडी सतह पर अधिशोषित प्रतिशत मात्रा को ही प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट 2-3 लाइनें हैं, वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। फिर उसके बाद में अपन इसका, पहले मैं आपको चलो इसका सूत्र बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे की बात करते हैं। सूत्र क्या रहेगा प्रतिशत बेस संतृप्ति का, मिटा दूँ ये। प्रतिशत बेस संतृप्ति का सूत्र हो जाएगा आपके प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति, जिसका सूत्र हो जाएगा आपके कुल विनिमयशील भस्म, ये होगी आपकी इकाई होगी आपके सेंटीमोल के अंदर, है ना, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, कुल विनिमयशील भस्म बटा धनायन विनिमय क्षमता, बटा धनायन विनिमय क्षमता, वह उसकी भी इकाई यही है आपके सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, है ना। ये हो गई आपके, और इनटू में आ जाएगा आपके 100। ये सूत्र होता है प्रतिशत बेस संतृप्ति का। प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर कुल विनिमयशील भस्म, जो विनिमयशील धनायन है उनकी प्रतिशत मात्रा बटा धनायन विनिमय क्षमता CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनटू में 100। आगे बात समझ में, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा आपके ये 100
और विनिमयशील भस्म को अपन कहेंगे S, तो इसको गुणा करके अपन लिख देते हैं 100 S 100 S बटा T। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को T से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर V तो क्या हो गया आपके, जहाँ V हो गया आपके प्रतिशत बेस संतृप्ति, V हो गया प्रतिशत बेस संतृप्ति। इसके अलावा आपके क्या हो जाएगा, S हो जाएगा आपके कुल विनिमयशील भस्म, कुल विनिमयशील भस्म, और फिर रहेगा आपके T, तो T हो जाएगा आपके यहाँ पर CEC या फिर धनायन विनिमय क्षमता। तो इस प्रकार से अपन ये तीनों को यहाँ पर प्रदर्शित करें। ये सूत्र भी याद रखें आप। इसके अलावा ये सूत्र प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर कुल विनिमयशील भस्म सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के अंदर, कुल धनायन विनिमय क्षमता सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के अंदर इंटू में 100। इसको अपन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि V बराबर 100 इंटू S बटा 100 T। तो V तो हो गया प्रतिशत बेस संतृप्ति, S हो गया कुल विनिमयशील भस्म और T हो गई धनायन विनिमय क्षमता या फिर CEC। तो ये आप सूत्र ध्यान रखें, किसका है ये, आपके प्रतिशत बेस संतृप्ति का। इसके अलावा प्रतिशत बेस संतृप्ति के अंदर अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं आपके अधिशोषित विनिमयशील भस्म और धनायन विनिमय क्षमता से प्रदर्शित करते हैं अपन, है ना। आगे बात समझ में कि अगर कुल विनिमयशील भस्म बटा में धनायन विनिमय क्षमता, विनिमयशील भस्म के अंदर अपन क्या क्या ले सकते हैं, इसके अंदर आप ले सकते हैं कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं। ये आपके ये 4 विनिमयशील भस्मों के अंदर H+ और Al तो ये आपके धनायनों के अंदर है ना। इनको अपन, इनके अलावा जो धनायन है उनको अपन विनिमयशील भस्म कहेंगे। धनायन विनिमय क्षमता से तो आप भली बात ही परिचित है, इस चैप्टर में यही पढ़ा अपन ने। 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित किए गए धनायन या फिर हाइड्रोजन आयनों की मात्रा को अपन धनायन विनिमय क्षमता से कहते हैं। तो कुल विनिमयशील भस्म के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम ले सकते हैं, बटा में धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100 करेंगे तो मृदा की क्या निकल जाएगी, आपके प्रतिशत बेस संतृप्ति निकल जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या होती है, कुल विनिमयशील भस्म बटा धनायन विनिमय क्षमता का इंटू 100 करेंगे तो ये आपके चीज़ें निकल कर आएगी प्रतिशत बेस संतृप्तता, जिसको अपन V से प्रदर्शित करते हैं। 100 ये 100 है, ऊपर आ गया इंटू S बटा T। तो इस प्रकार से ये आपके प्रतिशत बेस संतृप्ति हो गई। आगे बात समझ में। अब इसके आगे आपके T और S का अनुपात क्या रहेगा, भस्म संतृप्त मृदा क्या कहलाती है। 2-3 परिभाषाएं हैं, फिर उसके बाद में आपके ये आयन विनिमय का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो पढ़ेंगे, फिर ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रतिशत बेस संतृप्ति समझ में आ गई। कुल विनिमयशील भस्म किसे कहेंगे अपन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आयनों को, बटा धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100 को कहेंगे प्रतिशत बेस संतृप्ति। इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, ध्यान रखें आप। अब इसके आगे क्या होता है आपके CEC मतलब धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता तथा कुल विनिमयशील भस्म तथा कुल विनिमयशील भस्म, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है आपके, मतलब ये तो धनायन विनिमय क्षमता T है और ये S है, इन दोनों का अंतर क्या होता है आपके, किसको प्रदर्शित करता है, इन दोनों का अंतर आपके मृदा के अंदर हाइड्रोजन मात्रा को प्रदर्शित करता है। मृदा के अंदर, मृदा में हाइड्रोजन की मात्रा को, मृदा में हाइड्रोजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में कि ये विनिमयशील भस्म, धनायन विनिमय क्षमता तथा कुल विनिमयशील भस्म T-S बराबर क्या करता है, प्रदर्शित हाइड्रोजन आयन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। आगे बात समझ में, हाइड्रोजन आयन की मात्रा को प्रदर्शित कौन करता है, आपके धनायन विनिमय क्षमता और विनिमयशील भस्म बराबर धनायन, ये हाइड्रोजन की मात्रा। अब इसके अलावा प्रतिशत बेस संतृप्ति से अपन अगर मतलब समझें इसका, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति अगर वो 80% है तो इससे मतलब ये हुआ
कि 4/5 भाग तो किसके हो गए आपके CEC के, 1/5 भाग हो गए आपके H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन से संतृप्त है। आगे बात समझ में, मिटा दूँ ये तो कि धनायन विनिमय क्षमता और कुल विनिमयशील भस्म का अंतर क्या कहलाता है, हाइड्रोजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। और प्रतिशत बेस संतृप्ति मतलब V बराबर कितना है, अगर 80% है प्रतिशत बेस तो उसके अंदर मतलब ये हुआ कि CEC तो हो जाएगा आपके कितना, CEC का तो हो गया और 4/5 भाग भस्मों से, किसे, भस्मों से, और 1/5 हो गया आपके CEC का 4/5 तो हो गया आपके CEC का तो 4/5 तो हो गया आपके भस्मों का, और 1/5 हो जाएगा आपके हाइड्रोजन आयन या तथा एल्यूमिनियम आयन, हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन से संतृप्त होगा। ये इनके अंदर क्या होता है, गहरा संबंध होता है प्रतिशत बेस संतृप्ति और pH के मध्य, V और pH के मध्य क्या होता है, गहरा संबंध पाया जाता है। और उष्ण प्रदेशों की मृदाओं में तो भास्मिक धनायन अधिक वर्षा के कारण क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं। उष्ण मतलब जहाँ तक बहुत ज़्यादा गर्म है प्रदेशों के अंदर तो क्या ये भास्मिक कण है, विनिमयशील भस्म है, वो नीचे चले जाते हैं और कोलॉइडी संकीर्ण पर क्या हो जाते हैं, H+ आयन अधिशोषित हो जाते हैं, H+ आयन अधिशोषित हो जाते हैं और pH क्या रह जाता है, pH का मान कम हो जाता है। कि उष्ण प्रदेशों में क्या होता है, जो धनायन है बाकी धनायन तो वो बहकर नीचे निक्षालित हो जाते हैं और H+ आयन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे pH का मान क्या रहेगा, कम हो जाएगा, मृदा अम्लीय होने लग जाएगी। इसके अलावा मृदा के अंदर कोलॉइडी संकीर्ण पर 2 परिभाषाएं लिखवा दे रहा हूँ मैं आपको। आगे बात समझ कि मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति 80% है, तो 4/5 तो भाग किसका हो जाएगा, आपके भस्मों का, और 1/5 भाग हो जाएगा H+ और एल्यूमिनियम आयन का। और उष्ण प्रदेशों में क्या होता है, वर्षा के अंदर धनायन तो नीचे चले जाते हैं और हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है। अब अपन बात करते हैं शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, भास्मिक आयनों से प्रदर्शित होती है। उष्ण के अंदर तो क्या होता है, pH का मान कम, और शुष्क प्रदेशों में क्या रहेगा, आपके शुष्क प्रदेशों में pH का मान अधिक है, pH क्या होगा, अधिक होगा। उष्ण में तो कम होगा और शुष्क में अधिक हो जाएगा, ये ध्यान रखें। इसके बाद में बात करते हैं अपन, 2 परिभाषाएं हैं आपके, एक तो भस्म संतृप्त मृदा, भस्म संतृप्त मृदा 1 नंबर की परिभाषा बनती है, और दूसरी है भस्म असंतृप्त मृदा, भस्म असंतृप्त मृदा। 2 परिभाषाएं छोटी छोटी लिखवा दे रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ जाएगी, सिंपल है। भस्म संतृप्त मृदा, भस्म असंतृप्त मृदा। अब भस्म संतृप्त मृदा किसे कहेंगे, कि वह मृदा जिनके कोलॉइडी संकीर्ण पर, कोलॉइडी संकीर्ण मृदा के पार्टिकल पर, कोलॉइडी संकीर्ण पर, वह मृदा जिसके कोलॉइडी संकीर्ण विनिमय, कोलॉइडी संकीर्ण विनिमय कैल्शियम आयन से, CF आयन से, कैल्शियम आयन से परिपूर्ण होते हैं, कैल्शियम आयन से परिपूर्ण होते हैं, कैल्शियम आयन से परिपूर्ण होते हैं, भस्म संतृप्त मृदा, भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है। आगे बात समझ में, जिसके अंदर क्या होते हैं, कोलॉइडी संकीर्ण पर कैल्शियम आयन की अधिकता होगी तो वह भस्म संतृप्त मृदा, और कृषि के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। ये कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा, कैल्शियम आयन की, अपन ने पहले ही बात कर ली, और उपजाऊ होती है। और दूसरी आपके मृदा भस्म असंतृप्त मृदा, जब इसमें क्या कैल्शियम आयन की कमी आ जाती है तो वो भस्म असंतृप्त मृदा कहलाती है। मतलब
जब इस असंतृप्त मात्रा में जब संतृप्त मात्रा में कमी आ जाती है तो मृदा को भस्म असंतृप्त मृदा कहते हैं। आगे बात समझ में दो परिभाषाएं हैं कि वे मृदा जिनमें कोलाइडी संगीन पर कैल्शियम आयन की मात्रा अधिक होती है। परिपूर्ण का मतलब क्या है? पूर्णतः कैल्शियम आयन होते हैं ना, ज़्यादा मात्रा होती है तो वो मृदा कहलाती है भस्म संतृप्त मृदा, और वो कृषि के लिए उपयुक्त होती है और उपजाऊ होती है। दूसरी भस्म असंतृप्त मृदा, जब इसमें संतृप्त की मात्रा क्या है? कैल्शियम आयन की मात्रा, कैल्शियम आयन्स की मात्रा कम हो जाती है तो वो मृदा क्या हो जाती है? संतृप्त का में कमी हो जाती है और भस्म असंतृप्त मृदा कहलाती है और ये कम उपजाऊ होती है। आगे बात समझ में, तो ये दो परिभाषाएं हो गई। इससे पहले प्रतिशत व्यय संतृप्ति की परिभाषा कर ली अपन ने, उसका सूत्र पढ़ लिया। सूत्र क्या था आपके? V बराबर 100/T। ये अपन ने अभी प्रतिशत व्यय संतृप्ति के अंदर पढ़ा था। अब इसके आगे अपन बात करते हैं आपके आयन विनिमय का महत्व। किसके बारे में बात करते हैं? आयन विनिमय के महत्व के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। फिर ये आपके लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, जो आज आपके कंप्लीट हो जाएगा। भस्म असंतृप्त मृदा के अंदर आयन विनिमय का महत्व। मिटा दूँ, ये तो हो गया आपके कंप्लीट। आयन विनिमय का महत्व इस चैप्टर का क्या है? पढ़ा अपन ने पूरी चीज़ें। तो आयन विनिमय का ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर। आयन विनिमय का महत्व लिखिए। आयन विनिमय का महत्व क्या हो गया आपके? 5-4 महत्व हैं, वो बात कर लेते हैं अपन। ये क्या करता है? मृदा के अंदर पोषक तत्वों की क्या करता है? पौधों को पोषक तत्वों की, पहला है पौधों को पोषक तत्व जैसे कौन से हो गए आपके? पौधों को पोषक तत्वों के अंदर आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा पोटेशियम, ये जैसे इम्पोर्टेंट फॉस्फोरस है, पोटेशियम है ना, फॉस्फोरस है। इन सभी आयनों की क्या करता है? फॉस्फोरस इन सभी की क्या करता है? आदि की प्राप्यता, मतलब पादपों को प्राप्यता तथा अप्राप्यता को प्रभावित करता है। कौन? आयन विनिमय इनकी प्राप्यता और अप्राप्यता को प्रभावित करता है। तो पहला इसका महत्व हो गया, इन आयनों की प्राप्यता और अप्राप्यता को प्रभावित करता है। इसके अलावा ये मृदा को क्या करता है? धनायन प्रदान करके मृदा को कोलोइडी क्ले को क्या करता है? कोलोइडी क्ले को धनायन प्रदान करता है। क्या करता है? धनायन अधिशोषित होते हैं क्योंकि ऋणायन पर क्या होते हैं? धनायन प्रदान करता है, जिससे क्या होती है? जिससे मृदा की संरचना क्या होगी? नियंत्रित होगी। मृदा संरचना क्या होगी? नियंत्रित होगी, और नियंत्रित तथा स्थायी होगी। आगे बात में दूसरा पॉइंट क्या हो गया? मृदा की क्ले पर धनायनों को अधिशोषित करता है, जिससे क्या होता है? मृदा की संरचना नियंत्रित होती है और स्थायी होती है। अगला पॉइंट है इसका महत्व। पहला तो पोषक तत्वों की प्रभावित करता है, कभी प्रभाविता बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। इसके अलावा कोलोइड धनायन प्रदान करता है, जिससे मृदा की संरचना स्थायी और शुद्ध हो जाती है। इसके अलावा मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में खनिजों का विकास करता है, जिससे मृदा का निर्माण नियंत्रित होता है। क्या करता है ये? मृदा निर्माण के प्रक्रमों जैसे क्ले खनिजों का विकास
क्ले खनिजों का विकास तथा क्षेत्रीय तथा अंतःक्षेत्रीय तथा अंतःक्षेत्रीय मृदा निर्माण नियंत्रित करता है। मृदा निर्माण क्या करता है? ये नियंत्रित क्या करता है? जैसे मृदा के निर्माण के खूब सारे प्रक्रम हैं, तो उस प्रक्रमों के अंदर क्ले खनिज हैं। जो क्ले खनिजों का निर्माण होता है उसके विकास को क्षेत्रीय और अंतःक्षेत्रीय के निर्माण में क्या करता है? मृदा के निर्माण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा आपके मृदा की अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में सुधार का कार्य करता है। अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं में सुधार कि उनको उदासीन करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं में सुधार का कार्य करता है। इम्पोर्टेंट कार्य यही है कि मृदा को क्या करेगा? वो उदासीन बनाएगा, और मृदा उदासीन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी? वो उपजाऊ रहेगी। मृदा क्या होगी? जितनी ज़्यादा उदासीन होगी उतनी ज़्यादा उपजाऊ रहेगी। आगे बात समझ में। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट रहेगा आपके, यह उर्वरकों के प्रभाव। उर्वरक मतलब जो फर्टिलाइजर डालते हैं अपन खेतों के अंदर, यूरिया, डीएपी, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये ना सल्फेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सारे जो अपन डालते हैं उनका प्रभाव तथा उर्वरक प्रयोग और उर्वरक का प्रयोग को भी प्रभावित करता है। क्या करता है? ये प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये अपन ने आयन विनिमय का चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसके अंदर सारी बातें कर ली। सबसे पहले अपन ने धनायन विनिमय क्या होता है, ऋणायन विनिमय क्या होता है, फिर धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अलग अलग मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता कौन सी होती है, क्या क्या होती है, वो अपन ने पढ़ ली पूरी सारणी बनाकर। फिर उसके बाद में अपन ने बात कर ली इसके अंदर धनायन विनिमय क्षमता पौधों के पोषण में किस प्रकार से उपयोगी है और मृदा की उर्वरता में किस प्रकार से उपयोगी है। और लास्ट टॉपिक आज पढ़ा अपन ने मृदा का प्रतिशत व्यय संतृप्तता, जिसके अंदर पूरा सूत्र पढ़ लिया कि उसका सूत्र होता है आपके प्रतिशत व्यय संतृप्तता का V = 100S/T। ये अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, अब उसके बाद में अपन आयन विनिमय का महत्व पढ़ रहे हैं। तो महत्व के अंदर 5 महत्व पढ़े हैं अपन ने। इंपॉर्टेंट है ये महत्व, है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। महत्व क्या है? पहला है कि मृदा के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस की प्राप्यता और अप्राप्यता को क्या करता है? ये आयन विनिमय प्रभावित करता है। दूसरा, मृदा के ऊपर धनायनों को प्रदान करता है, जिससे मृदा की संरचना में सुधार है, स्थायी होती है, नियंत्रित होती है। तीसरा, मृदा निर्माण के प्रक्रमों से क्ले खनिजों का विकास होता है। क्ले खनिज जैसे ये मोंटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट, ईलाइट, इनका विकास होता है, जिससे मृदा का निर्माण नियंत्रित होता है। फिर अपन ने बात की मृदा की अम्लता एवं क्षारीयता को क्या करता है? ये मृदाओं को सुधार करता है, उनको उदासीन बनाने में सहयोग करता है, जिससे मृदा उपजाऊ बनी रहे। और लास्ट अपन ने पढ़ा कि मृदा के अंदर उर्वरक जैसे अपन फर्टिलाइजर डालते हैं, क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, है ना, अमोनियम फॉस्फेट डालते हैं, ये अमोनियम नाइट्रेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सारे जो फर्टिलाइजर डालते हैं अपन खेतों के अंदर, तो उनके प्रयोग को भी ये प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार से ये अपन ने आज का चैप्टर कंप्लीट किया है। ओके, गुड लक। आज की क्लास में ये आपके चैप्टर कंप्लीट है। अगली क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।